तो हम करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की एक और प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं भाई? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं इसको जरा देख लेते हैं। व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर? नई टैक्सी करवा लेंगे भाई मेटल के लिए, क्या बात है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट ये क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। भाई क्यों शो करते हैं? क्या कुटी खड़ी है, क्यों शो करते हैं भाई? अगर 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज में यानी बाय मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ऑर्बिटल जो फिल होती है वो होती है 4s 1 to 2, 3d 1 to 10, यानी दो शेल्स यूज होते हैं, दो शेल्स, एक फोर्थ शेल यानी KLMN शेल और दूसरा कौन सा शेल है? M शेल। तो दो शेल जो है वो कंटिन्यूसली उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। तो जब ये बांड बनाते हैं, ठीक है, हाँ, वो मनीष को फोकस मोड पे चला जाता है। जब फोकस मोड पे जाता है, जब उसको बंदा नजर नहीं आता, खाली ये LB नजर आती है, तो वो परेशान हो जाता है कि मैं किसको फोकस करूं। तो आप अपना मुंह दिखा दिया करें तो आपका मुंह आ जाएगा, अगर हम आते हैं तो हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये बात है, थोड़ी सी ये मसला है, वो ऑटो फोकस ऑफ करना है, पर अभी जो है टाइम नहीं है। तो भाई इसमें ये जो 3D सीरीज वाले एलिमेंट है या कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई NS 1 to 2 होंगे, फिर N-1D, यानी N से कम 1D, 1 से लेकर D10 तक, ठीक है। तो दो शेल यूज होते हैं, वैलेंस शेल भी यूज होता है, ये वैलेंस शेल हो गया, ये वैलेंस शेल हो गया, और ये पेनल्टी में अंदर वाला शेल हो गया, दोनों यूज होते हैं। पेनल्टी में शेल, दोनों शेल यूज होंगे। तो कभी ये एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यानी समटाइम कहां से? एस से, समटाइम कहां से? डी से, समटाइम कहां से? एस एंड डी। तो अगर एस से लॉस करेंगे तो ये +1 और +2 शो करेंगे, अगर डी से लॉस करेंगे तो +1, +2, +3 कोई भी शो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के डी में इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है। एस और डी दोनों से करेंगे तो एस और डी के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना टोटल कर लें। मिसाल के तौर पे इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो मैक्सिमम क्या शो करेंगे? +5। अगर इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो मैक्सिमम क्या शो कर सकते हैं? +8 शो कर सकते हैं। पर मैक्सिमम जो 3D में देखा गया है वो मैंगनीज का, वो ऑक्सीडेशन में कितना है? +7, ठीक है। तो ये +3 शो करता है मैक्सिमम, +4, +5, +6, उसके बाद ये +6 कर सकता है, पर कॉमन +3 है, ठीक है। +5, +4, +2, +1, ठीक है। अब ये जो है इनके कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर थोड़ा सा पीछे आए तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब कौन कौन से ऑक्सीडेशन होते हैं ये बात करते हैं, ठीक है। ये अपना बुक है, और बुक क्या बता रहा है? बुक बता रहा है आर्गन इसके 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए, तो 19, 20, 21 यहाँ पे। तो इसमें देखिए डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, तो ये अगर एस वाले इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो +2 किसके लिए? एस लिए। और एस और डी दोनों से लॉस करे तो फिर क्या होगा? +3। अभी दोनों से क्यों लॉस करते हैं? सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि देयर इज लिटिल एनर्जी डिफरेंस, बहुत थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस है किसके दरमियान? एस और डी ऑर्बिटल के दरमियान। इस वजह से कभी एस से, कभी डी से, कभी दोनों से क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो इसलिए वेरियस आपको ऑक्सीडेशन दिखाई देंगे, ठीक है। अब इनमें नोट करने वाली क्या चीज है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +7, लोएस्ट ऑक्सीडेशन +1, जो आपको किसके सीन में मिलेगा? क्रोमियम में, जब 24 था याद करें, और कॉपर में, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है? 4s1,
3d5 3d10 याद है? यस सर। ठीक है, तो +1 ये शो करेंगे। अब एक ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा है जो सब में है, +2 इज द मोस्ट कॉमन। +2 इन ऑल एलिमेंट्स, जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं 3d सीरीज वाले, सब में +2 सब में है। ठीक है, अब पहले वाले एलिमेंट में जो है इनिशियली जो है शुरुआत में +3 मोर कॉमन है। ठीक है, लास्ट वालों में एंड वालों में +2 मोर कॉमन है। देखिए जरा, +3 +3 +3 +3 +3, नीचे वालों में 3 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो पर +2 है सब में, +2 +2 +2, इनमें +3 नहीं है, पर ऊपर वालों में +3 मोर कॉमन है, नीचे वालों में +2, पर कॉमन की बात कर रहा हूं। बाकी अगर सब में एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है जो सब में हो रहा है, दैट इज व्हाट +2, +2 सब में होगा। और क्यों होगा? क्योंकि S वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये जरूर लॉस करेंगे, क्योंकि पहले आउटरमोस्ट शेल S ही है, तो S से जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये +2 शो करेंगे। एनी प्रॉब्लम देयर? इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी बताएं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्यों शो करेंगे कि ये S से भी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, D से भी करते हैं, दोनों से भी करते हैं। अगर S में करेंगे तो +1 और +2, +1 दो केसेस में, कौन से? कॉपर और क्रोमियम, +2 सब भी एक्सेप्ट कॉपर और क्रोमियम। ठीक है, चले इसको बताते हैं आगे। अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पहले समझने की बात करते हैं कि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है। अब देखिए, अगर कोई भी सबस्टेंस है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी सबस्टेंस है उसके पास यानी हम बात करें किसकी? पैरामैग्नेटिज्म की। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, और दूसरा आता है डायमैग्नेटिक, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, चले इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, इस अकेला इलेक्ट्रॉन है, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जब भी उस पे भी आते हैं बेटा, कैटालिटिक को छोड़ेंगे नहीं, इसके बाद उसको करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा, स्प्रिंग मोशन करेगा, तो वो मैग्नेटिक लाइंस जनरेट करेगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन नॉर्थ पोल जनरेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन साउथ पोल जनरेट करता है, हम अज्यूम कर रहे हैं, अब एक्सपेरिमेंट पता नहीं कौन सा जनरेट करेगा। तो हमने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इसने नॉर्थ जनरेट किया, इसने साउथ जनरेट किया। अब आपने क्या किया कि इसके सामने आप साउथ पोल लेके आ गए मैग्नेट का, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को वीकली क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अ सबस्टेंस व्हिच इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। तो ऐसा सबस्टेंस जिसको मैग्नेट कमजोर फोर्स से अपनी तरफ खींचे, अब किसको खींचेगा? इट इज अनदर थिंग कि ऐसा सबस्टेंस जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा सबस्टेंस जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसको मैग्नेट अपनी तरफ खींच सकता है। तो इस सबस्टेंस को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। अब अगर मान लें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, साउथ पोल जनरेट कर रहा है, आप मैग्नेट का साउथ पोल लेके आ गए, तो साउथ पोल मैग्नेट का इलेक्ट्रॉन तो बहुत चुटकू है इस मैग्नेट के हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि अपनी स्पिन चेंज कर लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विद दिस रिपल्सिव फोर्स अपनी स्पिन चेंज कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब क्लॉकवाइज हो जाएगा तो कौन सा पोल जनरेट करेगा? नॉर्थ। अगेन ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी अकेला इलेक्ट्रॉन भले क्लॉकवाइज स्पिन करे या एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेट का कोई भी पोल ले जाए तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ आ रही है? फिर मैं दूसरी बात करूं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली बात समझ आ रही है? फिर मैं दूसरी बात करूं। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। आरएलई चलिए अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक क्या होता है। भाई देखिए, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है पेयर की फॉर्म में, यानी अनपेयर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक ने नॉर्थ पोल जनरेट कर दिया, दूसरे ने साउथ पोल जनरेट कर दिया। अब हमने क्या किया कि मैग्नेट का आइदर पोल लेके आ गए, चले हम साउथ पोल लेके आ गए, तो जिस फोर्स से नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा
उस पोल से साउथ इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेट क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो क्या होगा फिर के वीक रिपल्शन हो जाएगी, अट्रैक्शन नहीं है तो फिर क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो ऐसा सब्सटेंस जो जिसको मैग्नेट वीकली रिपेल करे, अगर अट्रैक्ट करता है किसको करेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वीकली अट्रैक्ट करेगा, दो तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी, तीन तो और ज्यादा हो जाएगी, चार तो और ज्यादा हो जाएगी। यानी जितने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है कि अगर सब्सटेंस के पास 3, 4 या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिज्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट या हम कहेंगे एक्सट्रीम टाइप ऑफ पैरामैग्नेट। अब पैरामैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करता है उस सब्सटेंस को जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेट में क्या होता है, क्या करता है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको मैग्नेट रिपेल करता है। फेरोमैग्नेटिक किसको कहते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस के पास 3, 4, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो मैग्नेट इसको बहुत सी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। तो पैरामैग्नेटिक की एक्सट्रीम कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। इन 3 टर्म्स में कोई प्रॉब्लम बेटा जल्दी बताएं, इन 3 टर्म्स में कोई प्रॉब्लम जल्दी बताएं तो फिर आगे बढ़े। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए भैया अब थोड़ा कंपैरिजन पे आते हैं। कंपैरिजन पे आते हैं, यहां पे देखिए अगर हमारे पास एलिमेंट है, उसकी तस्वीर लगाई हुई मैंने कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मिड की तरफ जब हम आएंगे तो बढ़ते जाएंगे। तो इसके पास नंबर ऑफ, स्कैंडियम के पास 1 अनपेयर्ड, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 6, इसके पास 5, इसके पास 4, 3, 2, 1, 0। तो इन अवेलेबल में सिर्फ डायमैग्नेटिक एक ही होगा, वो कौन, जिंक होगा। जिंक इज डायमैग्नेटिक क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा श्योर है। ठीक है भाई, इसको फिर बंद किया होगा, छुट्टे लगाओ यार। ठीक है, बाकी आप देखेंगे पैरामैग्नेटिक 3D सीरीज में हम बात करेंगे इसकी 3D सीरीज की, तो आप जैसे ही शुरुआत से मिड पे आएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप एंड से मिड तक आएंगे अगेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा। आप मिड से जितना दूर जाएंगे, ये वो पीएच वाला सीन है कि आप पीएच मिड पे आते हैं तो पीएच 7 होती है, मिड से जितना दूर जाते हैं तो पीएच स्ट्रांग, सॉरी एसिड भी स्ट्रांग होता है, बेस भी स्ट्रांग। पर यहाँ पे उल्टा सीन है कि आप मिड पे आते हैं तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ रहा है। आप मिड से जितना स्टार्ट पे जाए या एंड पे जाए तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला जो हमने बोहर ने दिया हुआ है, बोहर इसका जो यूनिट है वो है बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इसको म्यू से जाहिर करते हैं और म्यू बराबर होता है किसके, रेडिकल n+2। Here n is number of unpaired electron, n is number of unpaired electron। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होंगे तो मैक्सिमम किसके पास है, क्रोमियम। तो क्रोमियम का अगर आपने बोहर मैग्नेटॉन मालूम करना है तो आप लिखोगे 6 + 2, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 6.9 ऑलमोस्ट, क्योंकि 49 का रेडिकल क्या होगा, 7, तो इसका 7 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, 7 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा कि आप जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो म्यू का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ता जाएगा तो ज्यादा फोर्स से मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो भाई कृष्णा बॉय और गर्ल जो भी हो, दोनों भाई, वो तो नहीं है ना हाइड्रोफेराडाइट, क्या होता है, बाइसेक्सुअल या वो एक तो होता है क्या, एम्फीबियन, वो क्या चीज, वो लेडर क्या होता है, अच्छा वो ये चलिए भैया इसको सेव करते हैं और आगे आते हैं। अब आइंस, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर एलिमेंट की बात करें
तो क्रोमियम वो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पैरामेडिक होगा। पर क्योंकि ये कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो कंपाउंड के फॉर्म में देखिए जरा ये सीन होगा। कंपाउंड की फॉर्म में छोकरे सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैंगनीज और आयरन के पास, मैंगनीज -2 और आयरन +3, इनके पास जो है वो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बाकी देखिए स्कैंडियम जो अपना नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। डायमैग्नेटिक जिंक +2 के पास 0, तो जिंक आयन और आपके ये जो ट्रांजिशन टिपिकल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन थे दोनों जो है वो क्या है, डायमैग्नेटिक। बाकी पैरा होंगे, तो पैरा में एक्सट्रीम कंडीशन किसकी, आयरन में, और किसकी है, मैंगनीज। तो आयरन +2 को देख लें जरा, आयरन का नंबर है 26, तो आर्गन 18, उसके बाद भाई 19 20 OS 1 2, उसके बाद 21 22 23 24 25, यानी ये आपके हो गए 3D कितने होंगे, 26 है, 6 एक को पेयर कर दे 3D6, ठीक है। अब इसमें कौन सा आयन बना है, +3, तो भाई आयरन +3 क्या होना चाहिए, आयरन +3 में 26 आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन गए कहां से, S से, एक ये पेयर टूट गया, बाकी क्या रह गया, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 8 5, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 3D5। तो इसमें देखें ये जो आयरन +3 है इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास क्या चीज है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जो है इसका बोर मैग्नेट का वैल्यू होगा। इनको आप कह सकते हैं क्या, ये पागल है, फेरोमैग्नेटिक। द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। आए भाई मैंगनीज के पास, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है, 25, क्या होना चाहिए इसका, आर्गन के पास 19 20 4s1 4s2 20 और 3DXY YZ X2 Y2 DZ2 वगैरह वगैरह में कितने 5। अब कौन सा आयन शो कर रहा है, +2, तो मैंगनीज +2 में पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, 4s से जाएंगे, तो आर्गन अब ये हो गई एम्प्टी, बाकी 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, आयरन +3 और मैंगनीज दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बहुत ज्यादा फोर्स से मैग्नेट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये खुद मैग्नेटाइज हो सकते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। इसको क्या कहते हैं, एनी प्रॉब्लम, देखिए बेटा फोर्सेस कितना 2 किस्म की होती हैं, ठीक है, बीच में कुछ नहीं होता कि ये ना या हाँ। एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है कि पैरामैग्नेट में मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट किया, डायमैग्नेट में फोर्स कैंसिल हो गई, तो उसको हम रिपल्जन ही जनरली काउंट करेंगे, ठीक है। उसको और क्या नाम देंगे, और कोई नाम नहीं देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, जल्दी बताए, एनी प्रॉब्लम, आर्गन क्यों लिखते हैं, टाइम बचाने के लिए बेटा। 18 इलेक्ट्रॉन आप क्या देंगे, यहाँ तक 18 आ गए तो टाइम बच गया, वरना आप क्या लिख दे, ये नीचे लिखा होता है उसमें प्रीवियस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो वो जो है स्किप हो गया आर्गन। और नीचे ये 3D के लिए 4D में आपका आर्गन की जगह कौन आ जाएगा, जीनान आ जाएगा, पेरेडान आ जाएगा, इस तरह से एलिमेंट रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, ओके बड़े। हाँ, फेरो का मतलब मेंटल भी होता है ना, जैसे आप हो उसका, हाँ मेंटल, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई जो है शक आपत्ति नहीं है, यू आर फेरोमैग्नेटिक मींस मेंटल। अब बात करते हैं कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट आखिर ऐसा क्या होता है कि ये फिर कैटलिस्ट भी होते हैं, चकमक भी ये होते हैं, चकमक को खींच भी ये रहे मैग्नेट को, उसके बाद जो है यही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, इनके कंपाउंड रंगीन भी होते हैं। तो ये सारी खासियतें आयन कहां से हैं, तो जरूर इनकी कुछ यूनिक बिहेवियर होगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज। भाई कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट या उनके कंपाउंड हर रिएक्शन में अगर कहीं पे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको ये दिखाई देगी। मिसाल के तौर पे भाई आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ा,
मोड़ा मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। मैग्नीज इस सीरीज का एलिमेंट है, बनेगा क्या 2H2O प्लस और 2 कैटलिस्ट यूज हुआ। आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया, आयरन कैटलिस्ट यूज करके निमोनिया बन गया। कौन सा प्रोसेस? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में अमोनिया बन गया, कैटलिस्ट हमने आयरन यूज किया। आयरन क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट। चले भाई, उसके बाद आपने क्या किया? आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फर्दर ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया। कैटलिस्ट कौन? V2O5। वेनेडियम कौन? इसी सीरीज का एलिमेंट। आपने वाटर गैस से मिथाइल अल्कोहल बना लिया। ठीक है, वाटर गैस से। ठीक है, कैटलिस्ट कौन? जिंक ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक और क्रोमियम दोनों इसी सीरीज के एलिमेंट। आपने क्या किया? आपके पास आयल था, पराठे अच्छे नहीं बन रहे थे, घी ज्यादा चाहिए था। ठीक है, आपने क्या किया? आपने निकेल, प्लैटिनियम, पैलेडियम कोई भी यूज कर दिया, हाइड्रोजन रिएक्शन कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजनेशन कर दिया, आयल घी में कन्वर्ट हो गया। कड़क जो है वो क्या कहते हैं, पापड़ वाले पराठे बना लिया आप लोगों ने। इन सारे रिएक्शंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की, फेरिक क्लोराइड यूज कर लिया आप लोगों ने। क्लोरीनेशन, फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट, क्लोरोबेंजीन बन गया। बिल्कुल बन गया भाई, बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो ये सारे कैटलिस्ट हैं और सब में आपको ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर काउंट कर लो बेटा, फिर काउंट कर लो, किधर दिखाई दे रहा है? मुझे कितनी दिखाई दे रही है? यार में किधर चला गया, तो पेज ही चला गया, उसको रहने दो। तो मैंने अगर 30 किया तो आप 26 कर ले भाई, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं। अगर मैंने आयरन में 30 किया था तो आप 26 कर लें। ठीक है, मैंने तो इस तरह से किया था। चले टाइम ना जाऊंगा, फिर ना देख लेना, हम अपनी बात करते हैं। तो ये जो है, ये सारे कौन से एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट या उनके कंपाउंड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। भाई क्यों होते हैं? यही तो रोना है कि होते क्यों हैं। बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, 2 एक्सप्लेनेशंस के लिए, 2 एक्सप्लेनेशंस या 2 रीजंस कहने या 2 फैक्टर्स कहने, 2 एक्सप्लेनेशंस। नंबर पहली जो एक्सप्लेनेशन वो ये है कि भाई ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से ये कैटलिस्ट होते हैं। भाई ये क्या बात हुई कि यही बात है कि जिस वजह से ये कैटलिस्ट होते हैं। तो इसका क्या रोल है? हाँ भाई दोनों फेरोमैग्नेट होंगे तो बोर मैग्नेट और वैल्यू दोनों का सेम आएगा। ये भी कोई पूछने की बात है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इसका कैटालिटिकल प्रॉपर्टी से क्या मेलजोल है भाई, क्या रिलेशन हो सकता है? देखिए, एक्सप्लेनेशन ये है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, फॉर एग्जांपल आयरन है, +2 भी है, +3 भी है। भाई +3 हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, +3 से +2 हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज भी होते हैं, रिड्यूस भी होते हैं। तो ये जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइज भी होते हैं और ये रिड्यूस भी होते हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या? कि लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं। यानी इनमें दोनों चीजें हो रही है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये ऑक्सीडाइज भी होते हैं, ये रिड्यूस भी होते हैं। ये ऑक्सीडाइज भी होते हैं, ये रिड्यूस भी होते हैं। और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना लेते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना लेते हैं, जो फाइनली क्या देता है? प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट अपनी ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट में जहां से हमने शुरू किया था। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल तो बनता है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, इसमें हम V2O5 कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लगा दें। चलिए पहले रिएक्शन कर लेते हैं। तो 2SO3 हो गया, उसके बाद क्या बन गया कि V2O4 बन गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लगा दें। तो ये +4 था, ये -2। ठीक है, ये +5 था, ये -2।
ये +6 हो गया, ये -2, ये +4, ये -2। तो बताएं कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है? हाँ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है? भाई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, +4 से +6 ये हुआ ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ। तो रिड्यूस कौन हुआ? वेनेडियम। +4 +5 से +4, ठीक है, तो ये बना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बना, ठीक है, V2O4, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा दूसरे स्टेप में कि V2O4 प्लस आधा ऑक्सीजन, ठीक है, आधा ऑक्सीजन, तो बन गई आधा। अच्छा, इधर एक ही यूज करेंगे +4, ठीक है, तो V2O4 एक ऑक्सीजन हुआ ना, दो दो कैंसिल हो गए, तो इसमें वापस आ गया V2O5। तो देखिए क्या हुआ कि ये वापस +4 से क्या होगा? +5 होगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? ये आपका ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इसी तरह से रिएक्शन जो है वो उसमें ये चीजें जो है वो इन एंड आउट होती रहती है। तो ये जो इंटरमीडिएट बना, ये क्या होगा? अनस्टेबल। ये क्या होगा? अनस्टेबल। तो पहले क्या किया, इसने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने की एबिलिटी से इसने एक इंटरमीडिएट बनाया जो कि अनस्टेबल था। वो अनस्टेबल दोबारा वापस आके कैटलिस्ट बन गया, ये दोबारा कैटलिस्ट बन गया, ठीक है। तो इस थ्योरी को जिस पे कैटलिस्ट काम कर रहा है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी यानी कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा और अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। इन द एंड आपको प्रोडक्ट मिल गई और कैटलिस्ट वापस मिल गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? ये इंप्रूव करेंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहते हैं। कोई मसला कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रोल था इन कैटालिटिक एबिलिटी के? वेरिएबल ऑक्सीडेशन की वजह से ही इसने एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाया, वापस में आके असली स्टेट पे वापस आ गया, यानी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ावा दिया, बाद में वापस आ गया। एनी प्रॉब्लम बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से इंक्रीज होगा, क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम। एक और एग्जांपल ले लें तो उसको जरा देखते हैं। भाई हम क्लोरीनेशन में ऑफ बेंजीन में क्या करते हैं कि हम ये जो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन है हम फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब ये भी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के तहत काम करता है। कैसे काम करता है? तो ये क्लोरोबेंजीन प्लस क्या बना? HCl। मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं? मैकेनिज्म में हम ये देखते हैं कि ये फेरिक क्लोराइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है। याद है क्या होता है? एनीबॉडी? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन था +3, ये थे 0 0, ठीक है। 0 0 थे तब हुआ क्या? हुआ ये कि FeCl4 -1 बन गया। तो इसके ऊपर चार्ज आ गए +4, इसके ऊपर चार्ज आ गए +1, ठीक है बेटा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो एक ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपका बना है इंटरमीडिएट। तो अगर आपने कंपैरिजन करनी है, किस चीज की कंपैरिजन करनी है भाई? अगर आपने कंपैरिजन करनी है किसकी? क्लोरीन मॉलिक्यूल की और क्लोरीनियम आयन की। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीनियम आयन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्लोरीनियम आयन है, ठीक है। तो क्लोरीनियम आयन किसने बना के दिया? कैटलिस्ट ने बना दिया। किसके थ्रू बना दिया? रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्या है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया इसने। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया और एक हाईली रिएक्टिव स्पेशीज बनाया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बॉन्ड को जब तोड़ते तब बनता, वो भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन के थ्रू फ्री रेडिकल बनता।
फ्री रेडिकल भी इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। तो ये सारा कमाल किसने करके दिया है? ये सारा कमाल हमें, अब हाइड्रोजन आएगा बेंजीन से, क्या बनेगा? ये इंटरमीडिएट ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये कैटलिस्ट और HCl देगा और क्लोरीन बेंजीन के अंदर लग जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एडसॉर्प्शन थ्योरी। एडसॉर्प्शन थ्योरी एक तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी कि अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू आपका जो कैटलिस्ट है वो वेरियस इंटरमीडिएट बनाएगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएगा, उसके बाद वो जो है ये करेगा। दूसरी है एडसॉर्प्शन थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लार्ज surface areas and various active sites के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सरफेस के ऊपर, ठीक है, कुछ खाली जगहें होती हैं जिनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। अब उन जगहों में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल भाई आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आप प्लैटिनियम यूज करते हैं, पैलेडियम यूज करते हैं और निकल यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली चीज निकल है, ठीक है। अब होगा क्या होगा ये कि हाइड्रोजन आके इधर एडसॉर्ब होगा। अब दो चीजें एडसॉर्ब और एब्जॉर्ब, फर्क है। फर्क क्या है वो आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के दरमियान और मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक इंटरेक्शन डेवलप होगी, ठीक है। इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन। नाउ दिस थिंग इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें। कैसे? देखें, आप एक चाय का टुकड़ा लें, उसको अपने चाय के कप में डुबो दें, 1 मिनट के बाद निकाल लें, 1 मिनट के बाद निकालें, चाय पीनी नहीं है, ठीक है। उस चाय के टुकड़े को देखें तो उसमें चाय जो ऊपर से सरफेस पे लगी होगी थोड़ी सी अंदर गई होगी पर बिल्कुल अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई होगी। अब आप उस दूसरा चाय का पीस लें, उसको जो है कुटें, उसको टोटा मारें, ठीक है। टोटा मार के या कपड़े में डाल के उसको जो है ना खूब उसकी जो है ना धुलाई करें, या वो जो होता है क्या होता है बेलन जो होता है उसको मारें, उसके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करें। वो वही बेलन है, वो जो अम्मा मारती है बाप वो ठीक है। उसको आप कुटें, पाउडर करें, ठीक है, उकड़िया मकड़िया में डालें। तो वो जो आपको टुकड़े टुकड़े मिलेंगे छोटे छोटे पीस, अब उसको चम्मच से डालें चाय में, आप देखेंगे कि पूरा जो है रंगीन हो जाएगा चाक, यानी पूरे तरीके से जो चाक है चाय में, चाय चाक में फैल जाएगी। ये एब्जॉर्प्शन है। और ऊपर जो चाक के ऊपर जो चाय लगी थी वो क्या था? एब्जॉर्प्शन। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगी इसमें क्या होगा कि ये जो ओरिजिनल बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। क्या होगा? वीक। अब वीक होगा तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी अगर इतनी थी तो इसको कम कर, यानी ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है विद कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया? डिक्रीज किया। क्या किया? डिक्रीज किया। और कैटलिस्ट का काम यही है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एक ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, दो थ्योरीज हैं। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एब्जॉर्प्शन थ्योरी आप सरफेस एरिया के बेसिस पे क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ अभी जा रहे हैं, अभी इसके बाद आप दोबारा जब आएंगे थोड़ा अपना मोबाइल चेक करिए। टेस्ट का भी कोई अंदाजा नहीं, देख लेंगे।